Good morning, class. This is Pawan Solanki. In previous class, we have discussed about the basic concept of mole concept. In today's class, we are going to discuss about the concepts of atoms and molecules. बच्चे एटम के बारे में हम जानने वाले हैं कि एटम क्या होता है। ठीक है, ये जो सारी बातें हम जो है क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ठीक है छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर जो है। ठीक है, एटम क्या है, यदि कुछ बच्चे भूल गए हैं तो ठीक है दोबारा से उनको जो बता दिया जाएगा। ठीक है, एटम क्या था है? एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, मैटर का। ठीक है, या फिर एलिमेंट का। ठीक है, जो कि विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करें एटम, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है इसका एलिमेंट का, जो कि टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, एलिमेंट जैसे अभी कौन कौन से, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या रहेगा, आयरन रहेगा, ये नियोन रहेगा। इनके सभी के क्या है, सिंबल है। सिंबल भी दे रखे हैं यहाँ पर जो है। ठीक है ना, सिंबल है ना ये। ठीक है, तो सिंबल भी जो है यहाँ पर जो है गिवन है। अब इसके बाद जो है देख लेते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, इट इज फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा एटम्स से मिलने से। ठीक है, क्या बनता है, एक एच दूसरा भी एच मिलकर क्या बनाएगा, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहा है। क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल। जैसे ही ऐसे ही क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम है और साथ ही एक ऑक्सीजन का एटम, ये तीनों के तीनों मिलकर क्या बना सकते हैं, वाटर बना सकते हैं। ठीक है, और क्या बना सकते हैं, एक और भी तो बना सकते हैं यहाँ पर जो है। अगर यहाँ पर ठीक है जैसे एक कार्बन का मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन है। ठीक, कार्बन का एक एटम है, एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ये भी आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं, CO2 बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। क्या है, मॉलिक्यूल। आगे बात समझो भाई। ठीक है, ये मॉलिक्यूल होते हैं और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये एटम होते हैं। क्या होते हैं, एटम। तो ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ जो एटम रहेगा, ग्रुप ऑफ एटम वो कहलाता है आपका क्या, मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो चलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड जो माना गया, किसे माना गया, कार्बन 12 एटम को जो स्टैंडर्ड माना गया। इससे पहले जो कौन था, ऑक्सीजन था। कौन था, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन 16 को, ठीक है, जो ऑक्सीजन 16 था, ठीक है, 16 जिसका वेट था, ऑक्सीजन ऐसा आइसोटोप जिसका वेट कितना होता है, 16 होता है, उसको जो है क्या माना गया था, स्टैंडर्ड माना गया था। लेकिन जो अब ये ठीक है इसको बाद में फिर चेंज कर दिया गया, तो कार्बन 12 को जो है ठीक है स्टैंडर्ड बना लिया गया। ठीक है, क्यों बना लिया गया, क्योंकि आसानी से क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, नॉट वेरी रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव था, सभी के साथ जो लगभग क्या कर देता है, वो रिएक्टिव कर जाता है। तो ऑक्सीजन को हटाया गया होगा। ठीक है, ये ज्यादा इनर्ट भी नहीं है। ठीक है, कि रिएक्शन ही ना करेगी बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह है, ठीक है, वो इनर्ट होते हैं ना, बिल्कुल रिएक्शन ही नहीं करते हैं। ठीक है, चिकना घड़ा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी क्लास के अंदर कुछ बच्चे रहेंगे जो कि इनर्ट होते हैं। ठीक है, उनको कितना ही कह लो कि पढ़ लो लेकिन पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल ही कार्बन जो है। दूसरी बात, इजीली सेपरेबल है फ्रॉम आइसोटोप्स। आइसोटोप से इनको क्या करते हैं, आसानी से जो है अलग कर सकते हैं। कार्बन 12, कार्बन के जो तीन आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो हम 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है, ये जो है इसके क्या रहेंगे, आइसोटोप होते हैं, किसके, कार्बन के जो है। ठीक है भाई, इसके बाद क्या है, 1/12 ऑफ वेट ऑफ कार्बन 12 एटम इज कंपेरेबल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, लाइटेस्ट एटम। अब देखो, जो कार्बन 12 का जो वेट आता है ना, ठीक है, कार्बन 12 जो उसका मास है, ठीक है, मान लेते हैं क्या है वो एक्स। ठीक है, वो एक्स मास है। ठीक है, एक्स मास जितना भी, ठीक है, किलोग्राम के अंदर या फिर जिसमें भी आ रहा है वो। ठीक है, अब जो वेट आएगा ना उसका, यदि मैं क्या कर देता हूँ, 1/12 पार्ट कर दूं, 1/12 पार्ट ऑफ एक्स, वो जो आया, जो वैल्यू आएगी, मतलब जेड, जो जेड वैल्यू आई है वो 1.00 समथिंग कुछ आई है। अब ये जो कि किसके बराबर है, ठीक है, वेट ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। ठीक है, वेट ऑफ, जो वेट आता है किसका, हाइड्रोजन के बराबर है, जो कि कंपेरेबल है, कंपेरेबल। तो इसीलिए उसको जो है 1 AMU माना गया है। क्या माना गया, 1 AMU। ठीक है, क्योंकि ये माना गया कंपेरेबल है भाई। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन कैसे माना जाता था, लेकिन ज्यादा ठीक है वैल्यू क्या आती थी, फ्रैक्शन में आती थी। यहाँ पर ज्यादातर जो वैल्यू आती थी फ्रैक्शन में आती थी। लेकिन कार्बन के केस में क्या है, ज्यादातर वैल्यू क्या आई है, होल नंबर में आई है। किसमें आई है, सिंपल होल नंबर के अंदर जो है वैल्यू आई है। इसलिए कार्बन को ही जो है यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ले लिया गया है। ठीक है, तो ये भी जो क्वेश्चन जो कई बार आया है कि किस आइसोटोप को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म माना गया है, कार्बन 12 आइसोटोप को जो स्टैंडर्ड माना गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ठीक है भाई, एटॉमिक मास यूनिट जो कि 1 AMU ये कहलाता है। और इसका जो आज जो है, ठीक है, आज इसको चेंज करके, ठीक है, हमने क्या करते हैं, यूनिफाइड मास में चेंज करते हैं। इसको हम जो यू के रूप में यूज करते हैं आज के टाइम जो, ठीक है। इसके बाद जो 1 AMU क्या है, 1/12 पार्ट है। ठीक है, वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। जो कार्बन 12 एटम है उसका जो मास होता है, उसका जो वेट रहेगा, उसका 1/12वां हिस्सा क्या कहलाता है, 1 AMU कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पर जो दिखाया गया है, ये क्या है,
एक क्या है सर्कल है मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है ये, और उसके जो मैं क्या कर लेता हूँ, ठीक है 12 जो पार्ट कर लेता हूँ, ऐसे जो है 12 पार्ट कर लेता हूँ यहाँ पर जो है। अब 12 पार्ट जो हो जाएंगे, देखो इधर कितना 1 2 3 4, ठीक है 4 8, ठीक है इधर हो गए भाई। हम यहाँ पर भी हम जो इसके पार्ट जैसे कर लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। अब जितने भी पार्ट हो जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर कितना, ये बना भी नहीं है सही, इसको जो है यहाँ से इसको रब कर देते हैं। ठीक है चलो यहीं पर ही देख लेते हैं वापस। हाँ यहाँ पर देखिए भाई 1 एम जो इसका जो 1/12 से जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, 1/12वां हिस्सा टोटल ये क्या है 1 है। अब उसका 1/12वां हिस्सा क्या कहलाता है, 1 एम के बराबर है, ठीक है किसके बराबर है, 1 एम के बराबर होता है। ठीक है अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले, जो 1/12 पार्ट ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड, जो Z आएगा वो 1 एम के बराबर है। और ये 1 एम जो था, ठीक है हाइड्रोजन के वेट के जो लगभग क्या था, सिमिलर था, ठीक है उसी के इक्वल था, जो कंपेरेबल था भाई, इसीलिए इसको हमने क्या माना गया, जो हाइड्रोजन का जो वेट होता है ना, उसको हम क्या मानते हैं, 1 एम मानते हैं। 1 एम जो उसको कंसिडर करते हैं, फिर 1 U कंसिडर किया जाता है, ठीक है याद रहेगा। अब देखो आगे चलते हैं, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम कितना आता है, कार्बन 12 का जो एक एटम है, ठीक है कार्बन 12, कार्बन का जिसका वेट कितना है, ठीक है 12 है, उसका एक एटम का मास जो होता है किलो ग्राम में, ग्राम के अंदर कितनी वैल्यू आ रही है, 1.992648 इन 10⁻³ ग्राम आ रहा है। ये किस टेक्निक से पता लगाया है, स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक से पता लगाया गया है, ठीक है भाई। अब 1 AMU जो रहेगा वो किसके बराबर होगा, 1/12 किसका, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक मास कितना कार्बन 12 का, ये रहेगा, ठीक है। अब जो 1 AMU, ठीक है इसको जो मैंने डिवाइड करके, ठीक है जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 1.60.56 वैल्यू आ रही है, जो कि ग्राम के अंदर रहेगी। तो 1 AMU के अंदर जो है 1 AMU जो इक्वल होता है वो होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम के इक्वल रहेगा। तो ये ग्राम में जो है 1 AMU की वैल्यू क्या होगी, ग्राम के अंदर 1 AMU की वैल्यू कितनी होगी, 1.67 × 10⁻24। अब ये जो था, इसको इस वैल्यू को हमने क्या किया, कंपेरेबल देखो कैसे किया, जो वेट है हाइड्रोजन का एटम का कितना बताया, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन एटम का वेट जो कैसे निकाले, देखो यहाँ पर ये तो वेट किसका आ गया, ये वेट आ गया भाई 1.67, जो 36 × 10⁻24, इसको कंपेयर किया किससे भाई, 1.660561 AMU, नीचे किसका वेट है 1 AMU, ये 1 AMU है यहाँ पर, ठीक है। और ये किसका, हाइड्रोजन का, तो वैल्यू कितने हैं 1.008 AMU आ रही है, जो कि लगभग किसके बराबर 1 AMU के, या फिर 1 U, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया भाई, ठीक है। जब इनको कंपेयर करते हैं तो वैल्यू कितने आते हैं 1.008, ठीक है बताया भाई हमने यहाँ पर जो है, ठीक है ये कितनी है 1.0088, ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहीं से जो आपका आया, हमसे जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 1 यूनिफाइड मास, या फिर जब 1 U आता है ये, ठीक है इसकी जो हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, वैसे हमें सिर्फ ये याद रखना है 1 AMU को 1 या फिर 1 U कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मास ऑफ 1/12 मास ऑफ 1/12 mass of carbon 12 isotope, 1/12 mass of atomic mass of carbon 12 आइसोटोप, जो एटॉमिक मास है कार्बन 12 आइसोटोप का, उसका 1/12 वैसा क्या कहलाता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। देखो वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम है उसका कितना होता है 15.99 पॉइंट जो भी रहेगा 095 है, जो कि लगभग इसके सिमिलर है, ठीक है 16 U के बराबर है। कार्बन एटम का 12 U है, हाइड्रोजन एटम में कितना है 14 U, ठीक है। ये रहेंगे वेट जो है ऑक्सीजन एटम के, कार्बन के, ये एक्चुअली, ठीक है एक्चुअल जो होता है ये ऑक्सीजन का बताया 50.99 रहेगा, ठीक है जो कि हम अपनी सुविधा के लिए लेते हैं 16 पे कंसिडर कर लेते हैं इसको। इसके बाद बात करेंगे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर, ये वर्ड नंबर है विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ वन एटम of an element is heavier than 1/12 of the mass of carbon 12 atom। देखो भाई एटॉमिक मास क्या बताता है, ये वह नंबर बताता है, मतलब रेशियो, एक तरीके से कह सकते हैं कि कितने गुना, ठीक है ये भारी है, ठीक है कितने गुना भारी है, जो आपका आया कितना इज हैवियर देन, मतलब जो 1 AMU आ गया 1/12वां हिस्सा आया किसका 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप का मान लेते हैं हमारे पास ये कितना आ गया वेट आ गया इसका, इसका मान लेते हैं इतना वेट आ गया, ये एक बॉक्स टाइप जो हम ठीक है मान ले रहे हैं, ये कितना 1/12 ऐसा है। अब ये ठीक है मान लेते हैं कोई एटम है हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास ये गोल्ड एटम है, ठीक है ये एक कोई गोल्ड है, ठीक है या फिर ये रहे गोल्ड एलिमेंट रहेगा ये,
अब ये एक बॉक्स है, ठीक है, बड़ा बड़ा बॉक्स है। अब ये एक छोटा बॉक्स है भाई, स्मॉल क्यूब है, ठीक है, क्यूब मान लेते हैं हम इसको। अब ये इसके कितना गुना है, ठीक है, कितने टाइम्स है, वही कहलाता है क्या, उसका एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, अगर मैंने इसको उठा करके इसके अंदर रखा, ठीक है, तो ऐसे जो है यहाँ पर जो कितने सारे जो है, ठीक है, बॉक्स जो रख दिए जाते हैं इसके अंदर जो है, ठीक है। मान लेते हैं वो कितना आते हैं, ठीक है, 7 आ जाते हैं। तो हम इसका एटॉमिक मास जो कितना मानेंगे, इसके कंसीडर में मानेंगे, एटॉमिक मास जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। यदि ऐसे जो 7 बॉक्सेस, ठीक है, यहाँ पर जो प्लेस कर सके, ठीक है, ऐसे जो जो 7 पार्ट है, ठीक है, जो कि 1/12 मास है, उसके इसके गुना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो बताया गया डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर विच रिप्रेजेंट द हाउ मेनी टाइम्स, कितने गुना मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज, उस एलिमेंट का मास कितने गुना है, किसके गुना, इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, जो कि किसके बराबर होता है, 1/12 किसके बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, एटॉमिक मास की ये वैल्यू होती है, ठीक है। एटॉमिक मास को जो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, देखो, मैंने पहले भी आपको बताया है, एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, वो तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है। ये आपको मैंने हिंट दी थी जब हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे अपनी प्रीवियस वीडियो क्लास के अंदर। तो मास ऑफ 1 ग्राम एटम, when atomic mass is defined in gram, then it is called gram atomic mass, short form में GM लिख देते हैं भाई। जब एटॉमिक मास को जो डिफाइन किया जाता है ग्राम के अंदर, तो उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और यहाँ पर जो है, ठीक, मास जो आता है एटॉमिक मास को हम किसमें कंसीडर करेंगे, यू के अंदर कंसीडर करेंगे। यू क्या है यहाँ पर जो है, आज के मॉडर्न टाइम्स की यूनिट है, ठीक है, यूनिफाइड मास कहलाती है, कहलाती है यूनिफाइड मास कहलाएगी, ठीक है। आ रहा है समझ में। इसके बाद देखो, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या रहेगा, 1 ग्राम, कितना होगा, 1 ग्राम। मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एक एटम, 1 ग्राम एटम का मास है, किसका मास है ये, ठीक है, 1 ग्राम एटम का मास है भाई ये, ठीक है। 1 ग्राम जो है, ग्राम एटम का मास क्या है, 1 ग्राम का मीनिंग, 1 ग्राम तो क्या होता है, हमें देखो दिखता ही है, ठीक है, ये तो 1 ग्राम तो हमें दिखाई देते हैं, क्वांटिटी क्या है, ऑब्जर्वेबल है। लेकिन एक एटम तो वो तो नहीं दिखाई देता है ना, ठीक है, वो दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो 1 ग्राम एटम के अंदर क्या रहेंगे, बहुत सारे एटम रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे जो क्या रहेंगे, एटम रहेंगे इसके अंदर। ये बहुत सारी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, समझ गए, नंबर की हम बात नहीं कर रहे हैं। 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत सारे एटम, ठीक है, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो आप जो कंफ्यूजन में मत रहिए कि एक एटम की बात कर रहे हैं, एक एटम का मास नहीं है, ठीक है, किसका मास है, 1 ग्राम एटम का मास है। 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम होता है, ठीक है। 1 ग्राम हाइड्रोजन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1 मोल के बराबर है, अब जो कि इसके एटॉमिक मास के बराबर, एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर होता है, बताया भाई, ठीक है। ये मोल कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक मास जो है, उसके एटॉमिक मास के, वो 1 मोल के बराबर होता है, पढ़ चुके हैं भाई। ये 1 मोल जो है, ठीक है, हमारा जो है मोल जो होता है, किस किस के इक्वल होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है, या फिर इसके, ठीक है, उसके मोलिकुलर मास के बराबर होता है, मोलिकुलर मास के बराबर होता है मास के टर्म्स में, ठीक है। जबकि ये किसके नंबर की टर्म्स में अगर हम बात करें, तो किसके बराबर होता है, 1 मोल जो है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर भाई, चाहे वो एटम के हो, आयन के हो, मॉलिक्यूल के, किसी के भी हो सकते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास जो रहेगा नाइट्रोजन का, वो कितना हो 40 ग्राम। मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन कहलाएगा वो। अब 40 ग्राम जो नाइट्रोजन है, वो मास ऑफ 1 मोल ऑफ, मतलब 40 ग्राम जो नाइट्रोजन है, वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के बराबर हो जाएगी, या फिर मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास एक फार्मूला आता है, 1 मोल, जो 1 मोल है वो किसके बराबर है, वो 1 ग्राम एटम के बराबर है। विकास बेटा क्या कर रहे हो, अंडू कीजिए इसको, ठीक है, रब कीजिए, आप ही की रबर से ये अंडू होगा, ठीक है, विकास कीजिए जल्दी से, नहीं तो ये आता रहेगा यहाँ पर जो है, 1 मोल ऑफ ग्राम एटम, ठीक है, ये गलत है। अब देखो, नंबर ऑफ ग्राम हमें कैलकुलेट करना है एटम के अंदर, ठीक है, इन 10 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम, 10 किलोग्राम हमें जो क्या देते हैं यहाँ पर, जो कैल्शियम दे देगा, ठीक है। उसके अंदर जो नंबर ऑफ ग्राम एटम जो हमें निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर n इक्वल टू जो रहेगा, यहाँ पर गिवन वेट है, क्या है ये, गिवन वेट रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, निकालने का फार्मूला यहाँ पर जो लगाया है, ठीक है, 10 किलोग्राम गिवन वेट है, ठीक है। और इसी क्या बना दिया हमने, ग्राम बना दिए, ठीक है। और नीचे क्या बन गया, कैल्शियम, ये क्या है, देखो यहाँ पर कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज किया है, नंबर ऑफ मोल्स W/MO, मोलर मास, मोलर मास ये यूज किया यहाँ पर। अब जो वेट, वेट किसमें दे दिया भाई, किलोग्राम के अंदर, 10 किलोग्राम है तो उसे ग्राम बना लेंगे, ये ग्राम बना लिया हमने। उसके बाद मोलर मास, कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है, जो है क्योंकि ये मोलर मास यहाँ पर एटम है, सिंपल एटम है भाई, तो कैल्शियम का एक एटम की हम बात कर रहे हैं,
तो उसका एटॉमिक मास हमें कंसीडर करना पड़ेगा। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है। कितना होता है, 40। इसको हम क्या कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से जो कैलकुलेट कर लेंगे वैसे, ठीक है। 0 कट गया, ये 25 हो गया, यहाँ पर जो कितना हो जाएगा, 250 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ग्राम में हमने जो कंसिडर कर लिया था, यहाँ पर एक ग्राम में है, और ये क्या है, ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये 250 ग्राम हो जाएगा, यहाँ पर जो है कितना जाएगा, ये 250 ग्राम, सॉरी 250 ग्राम नहीं, ठीक है, 250 जो है मोल आ जाएंगे यहाँ पर। ग्राम से ग्राम तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, मोल ऊपर चला जाएगा यहाँ पर भाई, ठीक है। यहाँ पर कितना जाएंगे, 250 ग्राम जो है, 250 मोल हो गए, यहाँ पर जो एन एन आ गए, क्या आ गए, एन एन आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब एन मोल, अब हमने ये भी पढ़ा है, देखो 1 मोल जो है वो बराबर होता है किसके, 1 मोल जो है 1 ग्राम एटम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 250 मोल है, 250 मोल है, तो किसके बराबर होंगे, 250 ग्राम एटम के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आया भाई ये, ठीक है, एकदम से चेंज नहीं हो गया। मोल मोल को हमने पहले चेंज किया, क्योंकि हमारे पास ये वाला फार्मूला आया हुआ था, यहाँ पर 1 मोल जो है 1 ग्राम एटम के बराबर। ऐसे ही आपका क्या है, दूसरा भी है, इसको जो आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं मोलिकुलर मास की। मोलिकुलर मास है क्या, मोलिकुलर मास क्या है, इट इज द नंबर, ये वो नंबर है विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स, कि कितने गुना मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। सिंपली मोलिकुलर मास को जो डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास इज ऑफ सम ऑफ एटॉमिक मास। अगर ये डेफिनेशन आपको याद नहीं हो रही है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास इज ऑफ all the element all the element present in the मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट है, उन सभी का एटॉमिक मास का सम क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। सिंपल सी बात है यहाँ पर जो है, ठीक है। तो जैसे क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास जो निकालना है किसी का, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, कितनी बार हमने ये कैलकुलेट किया है, CO2। तो कैसे निकालने हैं, एटॉमिक मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का लिखना पड़ेगा भाई, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा। साथ ही उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, नंबर ऑफ एटम से। नंबर ऑफ एटम से जो है वो भी क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही इसको भी जो है नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको जो हम लिख सकते हैं। भाई कौन है ये, विकास है, अरे हाथ हटाओ बेटा, ये विकास, ठीक हाँ, ये देखो अभी बताता हूँ मैं इसको जो है। बेटा ये जो साइड में जो आपके पेंसिल आई हुई है, ठीक है, आप इसको पेंसिल को हटा लीजिए, ठीक है। आप वहां पर इसको एडिट मत कीजिए, ये काम मेरा है। जब आपको कहेंगे लिखने के लिए, तब आप लिखोगे नहीं, ठीक है ना। जब आपसे बोला जाए लिखिए, तो लिखेंगे नहीं आप। तो यहाँ पर जैसे आप निकाल सकते हो, तो कार्बन, यहाँ पर देखिए भाई, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1, ये हो गया। प्लस नंबर ऑफ एटम कितने हैं भाई वहाँ पर, या फिर एक तरफ लिख सकते हैं, एटम ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक एटम का 16, और नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहाँ पर जो 2, तो कितने हो जाएंगे, 12 प्लस 32 कितना हो गया, 44 U, ठीक है। ये मोलर मास, ठीक है, ये मोलिकुलर मास हो गया। और जब हम ग्राम मोलिकुलर मास की बात करें, इसको एक्सप्रेस कर देते हैं ग्राम के अंदर, तो कितना हो जाएगा, ये 44 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आपका कहलाएगा। तो ग्राम मोलिकुलर मास जो है, ये क्या रहेगा, और मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल ये कहलाएगा, ठीक है। अब देखो सभी के जो यहाँ पर जो दिखा रखे हैं, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 mu 2 U। ऑक्सीजन का कितना है, 32 U है। कार्बन डाइऑक्साइड है कितना है, 44 U है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं ग्राम मोलर मास। फॉर मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, व्हेन मोलिकुलर मास इज डिफाइंड इन ग्राम, इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास। ये ग्राम मोलिकुलर मास कहलाता है। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के बराबर रहेगा वो। अब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जब किसके बराबर रहेगा, तो यहाँ पर फिर से हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, ऐसे ही कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, 1 मोल। तो एक जनरल जो है, ठीक, हमारा फार्मूला था 1 मोल जो बराबर होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर रहेगा। और 1 ग्राम एटम के बराबर था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के बराबर रहेगा 1 ग्राम 1 मोल जो है, ठीक है। ये क्या है, कितनी बारी। अब एक्चुअल मास क्या होता है, एक्चुअल मास की हम जो यहाँ पर जब बात करेंगे, एक्चुअल मास क्या है, ये जो है पेंसिल नहीं हो, अब जो है इनकी जो है ना पिटाई वगैरह करेगी। अब एक्चुअल मास क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली मास की जब हम यहाँ पर जब बात करेंगे भाई, एक्चुअल मास क्या है, देखो
इट इज द मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। एक एटम का या फिर एक मॉलिक्यूल का मास यदि हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो कहलाता है उसका एक्चुअल मास। क्या कहलाता है? एक्चुअल मास। तो एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन क्या रहेगा? 2 ग्राम डिवाइडेड बाय Na। Na क्या है यहाँ पर देखो। अब हमने देखा कि 1 मोल का जो मास होता है, 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। मतलब इतने एटम रहेंगे या फिर मॉलिक्यूल रहेंगे। साथ ही 1 मोल जो है किसके बराबर भी है? 1 मोल जो होता है वो इक्वल होता है किसके? वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास के बराबर रहेगा। मॉलिक्यूलर मास के बराबर रहेगा, है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वेशन क्या है? एक दूसरे के क्या है? एक 1 मोल के बराबर है। तुम दोनों को कह सकते हैं कि एटॉमिक मास जो है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास के अंदर जो है कितने एटम होंगे? इतने एटम होंगे। मान लेते हैं हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। तो हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना रहेगा? 1 यू रहेगा। कितना रहेगा? 1 यू। उसके अंदर जो है 1 यू, 1 यूनिफाइड मास के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 जो है क्या रहेंगे? एटम्स रहेंगे किसके? हाइड्रोजन के। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अब ये क्या? Na के बराबर है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। अब यहाँ पर जो एक्चुअल मास हम कैसे निकाल सकते हैं? एक्चुअल मास निकालने का तरीका रहेगा हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का। अब देखो, हाइड्रोजन का गैस है, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास जो होता है वो कितना होता है? 2 रहेगा। कितना रहेगा? 2 ग्राम रहेगा भाई। ये 2 ग्राम, ग्राम में हमने एक्सप्रेस करते हैं। यूनिफाइड मास से क्या बनाया है? 2 ग्राम बनाया हमने। ठीक है। हाइड्रोजन गैस का जो मोलर मास रहेगा। अब साथ ही ये जो मोलर मास है ये कितने पार्टिकल का मास है? ये कितने 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 मोलिक्यूल का मास है? ये एवोगैड्रो नंबर, Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन का मास ऑफ हाइड्रोजन विल हैव मास। कितना होगा उनका मास? जो उनके मोलिकुलर मास के बराबर होगा। ठीक है। ये रहेगा भाई Na, मतलब 6.0। Na की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैव मास। कितना मास होता है उनका? हैव मास इज इक्वल टू 2 ग्राम। तो अब बताइए एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? एक मॉलिक्यूल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 आएगा ना क्या? अब यहाँ पर जो क्या गिवन है? Na क्या है? Na क्या है यहाँ पर जो है? Na ये एवोगैड्रो नंबर ही तो है। 6.022 इंटू 10⁻23 जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप ऐसे भी जो है एक मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल मास है निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद है एवरेज मास। एवरेज मास क्या है? एवरेज मास जो होता है, देखो कई बार जो एटम जो होते हैं ना, बहुत सारे हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं। एवरेज मास कब आता है? प्रत्येक एलिमेंट के ना बहुत सारे क्या होते हैं यहाँ पर जो आइसोटोप होते हैं। क्या होते हैं? आइसोटोप। एक एलिमेंट जो के जो है ना, वो ये नहीं कि सिंगल ही एटम एग्जिस्ट करते थे। हाइड्रोजन के भी आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन कौन से? 1H1। ठीक है, 1H2। उसके बाद कौन सा होता है? 1H3। 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जिनके की आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं? एवरेज मास निकालते हैं हमें। ठीक है, कौन सा आइटम जो कितनी परसेंटेज में मिलता है, जिसे हम कहते हैं उस परसेंटेज में हम कहते हैं अबंडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अबंडेंस। ठीक है, कितनी मात्रा में पाया जा रहा है और उसका मास कितना है। जैसे ये वाला मास है, ठीक है, मास इसका कितना है? 1 है। और ये कितना मिलता है? 99% मिलता है। ये वाला आइटम जो हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम है, इसके परसेंटेज कितनी है? 1% है या फिर उससे भी कम है। ठीक है। और तीसरा आइसोटोप जो है ट्रिटियम है, उसकी परसेंटेज कितनी है? अबंडेंस कितनी है? ठीक, कितने मास पाए जाते हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करके जो हम क्या करते हैं? एवरेज मास निकालते हैं। देखते हैं यहाँ पर जो कैसे जो आइसोटोप निकालते हैं। क्लास 9th में जो आपने जो किया है। देखिए भाई, सबसे पहले कैलकुलेटेड फॉर आइसोटोप्स। एवरेज मास जो है आइसोटोप के लिए कैलकुलेट किया जाता है। टाइप 1। ठीक है, सबसे पहले इफ आइसोटोप्स आर गिवन इन परसेंटेज। यदि आइसोटोप्स जो दे रखे हो किसके अंदर? परसेंटेज के अंदर दे रखे हो। 9th क्लास के अंदर आया है ये वाला न्यूमेरिकल। देखो, क्लोरीन एक आइसोटोप है। क्लोरीन का आइसोटोप होता है दो, तो होता है 35 और दूसरा होता है 37। सबसे पहले तो आइसोटोप भी बता दो भी आइसोटोप होता है क्या। थोड़ा सा मैं जो हिंट दे रहा हूँ वैसे आगे भी आएगा। आइसोटोप क्या होते हैं? आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। ये वो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, ऑफ सेम एलिमेंट
हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका कि सेम तो क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर रहेगा, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, जिनका मास नंबर क्या होता है, अलग होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग रहेगा। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, और उसका मास कितना है, 35। दूसरा एक और आइसोटोप है क्लोरीन का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17, लेकिन मास नंबर कितना है, 37। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के आइसोटोप है। फिर इसके बाद जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, 1H1, इसके बाद कौन रहेगा, 1H2। ऊपर की तरफ क्या होता है, मास होता है, और नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर 3, सॉरी। तो ये एवरेज मास कैसे निकालते हैं, अब ये 75% 75%, तो क्लोरीन जो 35 है वो 75% जब हमें एनवायरमेंट में मिलता है, और क्लोरीन 37 जो मिलता है उसके वो 25% जो पाया जाता है। ठीक है, मान लेते कोई भी अगर हमने सैंपल लिया उसके अंदर, ठीक है, यहाँ से जो क्लोरीन का सैंपल लिया तो उसके अंदर जो क्या रहेगा, 75% तो क्या रहेगा, ये वाली जो 35 वाला रहेगा, और 25% कौन रहेगा, वो रहेगा 37 वाला रहेगा। ठीक है, तो एवरेज मास जो ऐसे निकाला जाता है यहाँ पर, एवरेज मास जो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, 35 इंटू 7, ये क्या उसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को जो मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी उसकी परसेंटेज से ये मास है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई किया हमने परसेंटेज से, प्लस, ठीक है, ये यहाँ पर जो प्लस, और साथ ही 37 गुना 25, ठीक है, ये किया हमने, फिर बटे 100 कर दिया तो परसेंटेज में, तो जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर जो कितनी आ रही है, 35.5। इसीलिए क्लोरीन का जो मास है जनरली हम क्या लिखते हैं, 35.5 जो है लिखा जाता है। अब बच्चों को 9th क्लास में जो डाउट आता है कि 35.5 क्यों आया, क्योंकि हम जो है एटॉमिक मास जो उनको बताया जाता है कि सम होता है वो किसके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम के बराबर होता है। अब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो पॉइंट के फ्रैक्शन में तो नहीं होते, फिर क्लोरीन का कैसे आया वही फ्रैक्शन में, ये डाउट रहता है। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है कि आपको जो आगे बताया जाएगा या फिर जो है, ठीक है, एवरेज मास में, ठीक है वहां पर बच्चे इस चीज को स्किप कर देते हैं, थोड़ा सा जो है समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन आती है, लेकिन स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी जो आपको पॉइंट है नोट करना है पर। अब समझ में आ गया एवरेज मास जो कैसे निकालेंगे यहाँ पर जो है। देखिए, आगे जो एवरेज मास जो रहेगा यहाँ पर, जो एवरेज मास है M1, या फिर अब देखो किसी भी एलिमेंट के लिए जैसे क्या है, उसके अंदर n नंबर ऑफ आइसोटोप है, तो उसका मास, ठीक है, ये मास है इनटू x1, x1 क्या है यहाँ पर, ये परसेंटेज रही, क्या रहेगी, ये परसेंटेज, प्लस उन सभी को सम कर देंगे हम, m2 x2, जितने भी n नंबर ऑफ आइसोटोप उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, फिर उसको जो है किससे, वही, ठीक है, x1 प्लस x2 जो भी उसके परसेंटेज का सम आएगा। ठीक है, तो सम तो हमेशा कितना होता है, सो ही आएगा भाई, ठीक है, सो ही आएगा ना, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर परसेंटेज है सो से इसको डिवाइड किया है। ठीक है, आगे बात आते हैं भाई, तो एवरेज मास ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो है आइसोटोप जो गिवन हो, इसके अंदर फ्रैक्शन के अंदर जब गिवन हो, ठीक है, सेकंड टाइप की जो हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं, आइसोटोप, इफ आइसोटोप्स आर गिवन इन फ्रैक्शन, जब आइसोटोप जब फ्रैक्शन में दिए जाते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से वही देखो, 75% दे रखा था, यहाँ पे 0.75 आएगा, फिर क्या करना है, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, 35 गुना, ठीक है, 0.75 प्लस प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ देंगे, तो बटे जो 100 था ना, यहाँ पर जो 75 बटे, ठीक है, हम क्या लिखते थे, जो हम यहाँ पर लिखते थे 75%, 75 लिखते थे यहाँ पर, तो उसको हमने क्या कर दिया, 75 बटे 100 नहीं लिखा हमने, ठीक है, दोनों के बटे में 100 जाएगा ये जो है। ठीक है, उसको तो 0.75 बना दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही आसान है, यहाँ पर 0.75 ऐसे ही इसके भी बटे में हो गया अलग अलग। ठीक है, दोनों को हमने कर लिया यहाँ पर, उसी इक्वेशन से आया ये, तो 35.5 रहेगा। कई बार जब फ्रैक्शन में गिवन होता है आपसे, ठीक है, तो फ्रैक्शन में, सर जी फ्रैक्शन में तो आपने बताया नहीं, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है भाई, ये फ्रैक्शन वही है भाई, बहुत ही आसान, 75% को, ठीक है, आपने क्या लिखा, 0.75 लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे ही ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपके पास। ठीक है, जैसे क्या है, एवरेज मास निकालना है एक्स का जो है। अब एक्स कोई भी, ठीक है, एलिमेंट रहेगा, मैं नहीं पता कौन है, जिसका मास कितना है, 200, 201 है दूसरा आइसोटोप, और तीसरा आइसोटोप जो क्या है उसका मास कितना है, 202 है। अब जो 200 वाला आइसोटोप है वो 90% एग्जिस्ट कर रहा है एनवायरनमेंट में, और जो 201 वाला है वो 8% एग्जिस्ट कर रहा है, और जबकि आपका जो 2% वाला है वो 202 वाला है, वो 2% एग्जिस्ट कर रहा है एनवायरनमेंट के अंदर। तो हमने क्या करना था, परसेंटेज दे देना, परसेंटेज को मास से मल्टीप्लाई करेंगे, ये करते हैं यहाँ पर 200 गुना 90 है, फिर 201 गुना 8 रहेगा, और 202 गुना 2,
और इनको प्लस कर देंगे और बटे 100 कर देंगे यहाँ पर। 100 किस लिए, इनका परसेंटेज का सम 90, 8 और 2 सभी को जोड़ कर 100 आएगा ये, ठीक है। अब जो कैलकुलेशन जो आ रही है आपकी, ठीक है, टोटल जो आ रही है यहाँ पर जो कैलकुलेशन कितना आएगा, यहाँ पर जो है 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200, ठीक है, समथिंग, ठीक है, यहाँ पर जो आ जाएगा ये, ठीक है। उसका जो मास रहेगा, एवरेज मास रहेगा कितना आएगा, 200 रहेगा। ऐसे जो आप क्या कर सकते हैं, आइसोटोप का जो मास है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे जो है कुछ जो प्रॉब्लम दे रखी है, इन सभी की जो आप, ठीक है, जो मास कैलकुलेट करके देखिएगा भाई, ये जो आपने कैलकुलेट करने हैं और कमेंट में मेरे को बताने हैं। वीडियो सभी देखेंगे, सभी जो बच्चे वीडियो देखेंगे और जो इनके जो मार्क्स जो कैलकुलेट करके आप जो बताएंगे, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, ये दे दिया हुआ यहाँ पर है, ठीक है, मैं देता हूँ, क्या रहेगा, 199 x 90% एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा जो आइसोटोप्स है x 200 उसका मास है और ये कितना एग्जिस्ट कर रहा है, 8% एग्जिस्ट कर रहा है। और जो दूसरा आइसोटोप है, तीसरा सॉरी, 202 इसका मास है और ये 2% एग्जिस्ट कर रहा है। सभी जो इसका जो एवरेज मास जो है निकालेंगे यहाँ पर, फाइंड एवरेज मास ऑफ एक्स। ये आप सभी के लिए क्या है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। कल की क्लास में जो हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जैसे स्टार्ट करेंगे, आज सभी ने क्या करना है, ये करना है। ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है, ठीक है, ये 199 दे रखा है, कैसे आया ये जो आप जो कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है, फाइंड हाउ, ठीक है, ये जो कैसे, ठीक है, आया, ये आपने जो है फाइंड करना है, हाउ करना है, ठीक है, सोल्व करना है, डी वाई एस डू योर सेल्फ, ठीक है, इसको जो आपने कैलकुलेट करना है। 3 आइसोटोप दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, अभी जो क्लास को जो बंद करते हैं।